ऑडियो एंड वीडियो बताइए, क्लियर है बेटा? बड़े आदमी हो गए सबके सब। टीचर्स को आके गुड इवनिंग बोलनी पड़ रही है। बहुत बड़े तरक्की करोगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। लास्ट टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ था, हम कंप्लीट कर चुके हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को। एंड उससे पहले जो पार्ट था हमारा रेप्लिकेशन का वो कंप्लीट हुआ है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो द नेक्स्ट, आज का जो हमारा टॉपिक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, जेनेटिक्स कोड्स का टॉपिक है। यहाँ तक का जो लेक्चर हमारा हुआ है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, यहाँ तक का जो हमारा लेक्चर हुआ है वो ट्रांसक्रिप्शन तक हम बाइंड अप कर चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट थोड़ा सा कंसेप्ट को पहले समझिएगा जिस पॉइंट की हम बात करेंगे आज, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा। जेनेटिक कोड का जो कंसेप्ट है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक बार तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज द डेफिनेशन? इंटर रिलेशनशिप between the sequences of amino acid किसके ऊपर? प्रोटीन, इन ए पॉलीपेप्टाइड एंड sequences of nucleotide on DNA. This is on a genetic code. इसको जेनेटिक कोड कह सकते हैं आप। डीएनए, आरएनए, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो वाली वहीं पे आ रही है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट हियर? इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, जो मैं पहले भी 2-3 बार आपको ये बात समझाई मैंने, कि कोई आपको प्रोटीन बनाना है। जैसे हम यूजुअली, हमने एग्जांपल्स की भी बहुत बार बात की है कि एक सेल है, एक सेल्स में 1000 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है? मतलब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो बेसिक एग्जांपल मैं जैसे लिंक करता हूँ उससे सारी कहानी साफ हो जाती है। जैसे इससे पहले हमने जो एग्जांपल लाइब्रेरी का पढ़ा था उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ट्रांसक्रिप्शन को लेके। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। प्रोटीन्स का जो केस है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इंफॉर्मेशन है, या इसको ऐसे कीजिए कि एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? एक इसको हम सिचुएशन को कॉपी करते हैं किसके साथ? इस सिचुएशन को हम कॉपी करते हैं, मीन्स ओवरलैप करते हैं विद द एक, लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है, ठीक है? इस फैक्ट्री में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स बनते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे, अलग अलग टाइप के केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स। एक टाइप का नहीं बनता, काफ़ी अलग अलग टाइप के बनते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो जो भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, फर्स्ट इज मेथडोलॉजी। दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वन इज मेथडोलॉजी, ठीक है? और मेथडोलॉजी के बाद इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखी हुई है, मीन्स प्रोडक्ट आप अलग अलग टाइप के बना रहे हैं, आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं अलग अलग टाइप के, फॉर एग्जांपल XYZ, अलग अलग टाइप के आपके केमिकल्स हैं।
इन सब केमिकल्स को मिला के आप अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये आपके पास क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, और इंग्रेडिएंट्स को कैसे मिलाना है वो कहाँ लिखा हुआ है, वो एक बुक में लिखा हुआ है, मेथडोलॉजी जिसमें लिखी हुई है, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट सामने आता है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट सामने आता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे रहती है सेल्स में। जैसे मैंने कहा ना, उस फैक्ट्री में अलग अलग टाइप के केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स में प्रोटीन्स बनते हैं अलग अलग टाइप के। आपको पता है हर कैरेक्टर के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, हम कह सकते हैं। मतलब डाइवर्सिटी को आपने अब तक पढ़ा है, डाइवर्सिटी के केसेस में क्या होता है कि आपने पढ़ा जितने टाइप की स्पीसीज हैं, उन सब स्पीसीज में डिफरेंस किसका है। अगर आपको मैं कहूँ कि दो स्पीसीज में डिफरेंशिएट करो तो किस पे पे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स को कौन डिसाइड करता है, हम बोलते हैं कि कैरेक्टर्स के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन डायरेक्टली जीन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ना। बस अगर आपसे कहा जाए कि हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा कि रेड कलर फ्लावर का है, इसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है आर, लेकिन आर जीन डायरेक्टली तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ना। इसके बीच की तो पूरी कहानी है। आर जीन पहले ट्रांसक्रिप्ट करेगा, एमआरएनए बनाएगा, उस एमआरएनए को पढ़ के ट्रांसलेशन से एक प्रोटीन बनाया जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनाई जाएगी। वो पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होगी और वो किसकी तरह काम करेगी, एक एंजाइम की तरह काम करेगी। और ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देगा, प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, और इस प्रोडक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। तो पूरी बीच की कहानी ये है। लेकिन हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में इतना कुछ नहीं पढ़ा था। हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा था कि डायरेक्टली ए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावर कलर एंड दिस इज द आर जीन, यही पढ़ा। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम ये सारी कहानी पढ़ते हैं कि बीच की कहानी क्या है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में अगर आपको ध्यान हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में हमने सबसे पहले डीएनए पढ़ा, जीन के बारे में पढ़ा, मतलब हमने डीएनए पढ़ा। फिर डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, रेप्लिकेशन पढ़ा। फिर डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड कैसे बनती है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ ये चीजें लिखने के लिए, ये चीजें समझने के लिए तो आप पूरा ध्यान यहीं रखेंगे। मतलब पहले हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था कि अगली जनरेशन में कैसे जा रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन। फिर कोई जीन एक्सप्रेस होता है तो ट्रांसक्रिप्शन से एक्सप्रेस होगा, वो हमने पढ़ लिया। अब वो ट्रांसक्रिप्शन से एक्सप्रेस होकर जो पॉलीपेप्टाइड बन चुकी है, इस प्रोसेस को कैसे बनेगा, मतलब एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेगी, मींस ट्रांसलेशन का हम कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, क्या, कि जीन भी डीएनए था और एमआरएनए आरएनए था। ये दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड के टाइप हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के टाइप हैं। ध्यान से समझिएगा। इंफॉर्मेशन किसके पास थी, इंफॉर्मेशन थी यहां, जीन के पास। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को, लेट्स सपोज कोई बुक थी, वो उस इंफॉर्मेशन की आप जीरोक्स करके बाहर लेके आए, उस इंफॉर्मेशन की जीरोक्स करके आप बाहर लेके आए, जिसको आप क्या बोल रहे हो, आरएनए। लेकिन स्टिल वो इंफॉर्मेशन भी पेज पे थी, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब यहाँ पेज से है, पेपर, पेज कह सकते हैं, या मैं मोर एक्यूरेटली इस बात को कहूँ तो मैं कहूँगा पेपर, पेपर पे है। क्लियर। और आरएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो भी किसमें है, न्यूक्लिक एसिड। मतलब लैंग्वेज चेंज नहीं हुई है, डीएनए की लैंग्वेज भी किसमें चल रही है, न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज में चल रही है। और एमआरएनए या आरएनए की लैंग्वेज भी किसमें चल रही है, न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज में चल रही है। तो यहाँ क्या है कि आपने लैंग्वेज चेंज नहीं की है, आपने लैंग्वेज चेंज नहीं की है। लेकिन यहाँ आप क्या करोगे, जब आप आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनाओगे तो पॉलीपेप्टाइड की लैंग्वेज तो किस में चल रही है, अमीनो एसिड्स में। जब आप आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनाओगे तो पॉलीपेप्टाइड की जो लैंग्वेज चल रही है वो अमीनो एसिड की फॉर्म में चल रही है। और अमीनो एसिड की लैंग्वेज के लेटर्स अलग हैं, ये लेटर्स हैं अमीनो एसिड। आरएनए की लैंग्वेज के लेटर्स कुछ और थे। इट मींस आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदल रहे हो। पहली लैंग्वेज किस लेटर में चल रही है, न्यूक्लियोटाइड। दूसरी लैंग्वेज किस लेटर्स में चलती है, अमीनो एसिड। और जब आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदलते हो तो उस प्रोसेस को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, सो इज द नेम ऑफ प्रोसेस। दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्ट क्या था, आप एक एनकोडेड इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। क्रिप्ट, क्रिप्ट किसको बोला जाता है, क्रिप्टिक कोड्स, हिडन इंफॉर्मेशन। क्रिप्ट किसको बोला जाता है, हिडन को। आपने क्रिप्टोग्राम वायरसेस में नहीं पढ़ा था,
कोडेड लैंग्वेज, कोडेड लैंग्वेज के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। अब वो कोडेड लैंग्वेज तो बाहर आ गई है, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज करोगे अब आप, क्योंकि वो लैंग्वेज तो किस लेटर में चल रही है, न्यूक्लियोटाइड के लेटर्स में चल रही है। अभी आप उसके लेटर्स चेंज करोगे, उस न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को अब आप किस लैंग्वेज में लिखोगे, अमीनो एसिड्स की लैंग्वेज में लिखोगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन। यहां तक कोई डाउट है? ये क्लियर है बेटा सबको कि ये ऐसा हो रहा है, ये टर्म्स हैं। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब पहली लैंग्वेज जो है वो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में है, ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, चाहे वो डीएनए पे थी, चाहे वो किस पे थी, आरएनए पे थी। अभी जो आप लैंग्वेज बनाओगे वो किसकी फॉर्म में है, वो पॉलीपेप्टाइड पे चलेगी, और इसमें ये आपकी है सेकंड लैंग्वेज, ये आपकी सेकंड लैंग्वेज है। इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। पहली बात तो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, ये पॉइंट आपने अब तक पढ़ा भी होगा। व्हाट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है सेंट्रल डोगमा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल डोगमा? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब डीएनए के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, और डीएनए इस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन। ठीक है, और फिर ये डीएनए से किसके पास जाती है, आरएनए के पास जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ये फिर इससे किसके पास जाती है, पॉलीपेप्टाइड के पास जाती है, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। This complete flow of information, which is always unidirectional, always from DNA to RNA and from RNA to polypeptide, उल्टी कभी भी नहीं होती, मीन्स पॉलीपेप्टाइड टू आरएनए, आरएनए टू डीएनए कभी भी नहीं चलती। दिस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज सेंट्रल डोगमा। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोगमा बोला जाता है। ठीक है, नाउ द व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, कि न्यूक्लिक एसिड जो आप यहाँ जो लैंग्वेज चेंज कर रहे हो, सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज में जो आपकी किसकी थी, न्यूक्लिक एसिड की थी, लेटर्स कितने थे, लेटर्स 4 टाइप के थे, क्योंकि बेसिक तो डीएनए है ना। 4 कौन कौन से, ए जी सी टी, ए जी सी एंड टी। और अभी जो आपकी लैंग्वेज है उसमें जो लेटर्स हैं वो 20 टाइप्स के हैं। मेरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जो जेनेटिक कोड की हम जो बात कर रहे हैं, आप ट्रांसलेशन में क्या करोगे, आप ट्रांसलेशन में एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदलोगे। लेकिन जब आप इस लैंग्वेज को बदलोगे, इससे पहले आपने लैंग्वेज नहीं बदली है, इससे पहले तो आपने जीरोक्स की है, वहां पे मैंने हमेशा वर्ड जीरोक्स किया है। जीरोक्स से लैंग्वेज कभी नहीं बदली जाती। आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि आप उसके ऊपर इंग्लिश की लैंग्वेज का एक पेपर रखें और आपको जीरोक्स करके उसे हिंदी में दे दे। मीन्स जीरोक्स की तो मशीन होती है, ट्रांसलेशन की मशीन नहीं होती है। इसलिए वो जो प्रोसेस था वो ट्रांसक्रिप्शन था। हाँ जी, दैट इज ऑल्सो सेंट्रल डॉगमा का पार्ट ही है वो सेंट्रल डॉगमा, क्योंकि इंफॉर्मेशन उसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रही है। अब डीएनए से डीएनए कब बनता है, डीएनए से डीएनए तब बनता है जब नया सेल बनेगा, तो इसका मतलब वो अगली जनरेशन में पास हो रही है। मीन्स ये तो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द सेम जनरेशन, विद इन द सेम जनरेशन। सो व्हाट इज द पॉइंट हियर, लेटर्स कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। यहाँ लेटर्स कितने टाइप के हैं, 20 टाइप के। अब आप खुद समझिए, अब आप इस चीज को खुद समझिए कि जब आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लैंग्वेज आपके पास एप्पल, एप्पल लिखा हुआ है आपके पास, और आप इसको लिख रहे हो, हिंदी मेरी कुछ ऐसी ही है, सेब में लिख रहे हो, आप इंग्लिश की लैंग्वेज को चेंज करते हो, हिंदी में चेंज करते हो। तो माई पॉइंट इज कि आपको इसमें क्या दिखा कि आपने ये लिखा है, ऑल्दो दोनों का मतलब सेम है, मतलब यहाँ पे भी सेम ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलीपेप्टाइड में आपने पॉलीपेप्टाइड जो बनाई है इंसुलिन के हार्मोन की बनाई है, इंसुलिन का हार्मोन है, उसकी पॉलीपेप्टाइड बनाई है। ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप बायोटेक में पढ़ भी रहे होगे, हीमोलिन का केस जो है ना, उसमें आप पढ़ रहे होगे कि 2 टाइप की पॉलीपेप्टाइड रहती हैं इसमें। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की पॉलीपेप्टाइड है और उसका कोई जीन भी होगा, तो सेम ही बात है। यहाँ पे बस वो लैंग्वेज अलग लिखी हुई है, सेम इज द कंसेप्ट है, मतलब दोनों का सेम ही निकल रहा है। तो आप इसमें ऐसा क्या देखते हो जो आप ये लिखते हो, आप इसकी जगह कुछ और हिंदी के लेटर्स यूज नहीं करते, आप वर्णमाला में से कुछ और भी तो लेटर्स यूज कर सकते हो ना, लेकिन नहीं, आप यही लिखते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है?
इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। आप रैंडमली कुछ, अगर कोई रिलेशन ना हो तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करते हो। आप पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए पर्टिकुलर चीजें ही लिखते हो। मेरा पॉइंट समझ में आया? ये जो रिलेशन है ना, अगर मैं इसको यहां लिखूं कि जो लैंग्वेज किस लैंग्वेज में चल रही है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में जो लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड पे चल रही है और पॉलीपेप्टाइड में जो लैंग्वेज अमीनो एसिड्स पे चल रही है, इसका मतलब इन दोनों में भी आपको क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा। और वो जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज जेनेटिक कोड। वो रिलेशन जो है उसका जेनेटिक कोड है। पॉइंट समझ में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर डीएनए के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, क्योंकि उसके लेटर्स हमेशा क्या होते हैं, उसके लेटर हमेशा ये रहते हैं, तो उस इस इंफॉर्मेशन का इसका कोई मतलब निकलेगा। और जब आप इसको डी कोड करोगे किसमें, पॉलीपेप्टाइड में, तो कुछ बीच में रूल है, कोई पॉलीपेप्टाइड, इस डी कोडिंग के रूल रहेंगे। जब आप ये करते हो, ये भी तो बिना रूल के तो नहीं चल रहा है ना। जब आप इस लेटर को, इंग्लिश के एक वर्ड को हिंदी के एक वर्ड में लिखते हो, तो वहां पे भी रूल्स ही काम करते हैं। बिना रूल्स के तो आप वहां पे भी नहीं चल रहे हो। सेम इज द केस हियर। जब आप एक डीएनए की इंफॉर्मेशन को पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन में डीकोड करते हो, तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स चलते हैं। यहाँ पे भी एक हिडन क्या है, जेनेटिक कोड है। ठीक है? तो व्हाट इज जेनेटिक कोड? अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं अब दोबारा, तो मैंने क्या लिखा था, दोबारा पढ़िए इसको। मैंने लिखा था, इट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन है, जो मैंने अभी एप्पल और सेब की बात की। दैट रिलेशनशिप इज नोन एज जेनेटिक कोड। उसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक कोड बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? अब पूरी कहानी कैसे चल रही है? पूरी कहानी ऐसे चल रही है कि लेट सपोज कि एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, और उस पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड का सीक्वेंस है एक्स, एस, ए एंड वाई। लेट सपोज, चलो 3 अमीनो एसिड का ये एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है, एक्स एस ए। तो जेनेटिक कोड ये बोलता है कि इस पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए आपके आरएनए के ऊपर कुछ कोड होगा। और आरएनए के ऊपर तो कोड किस फॉर्म में होगा, आरएनए के ऊपर तो कोड न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज की फॉर्म में होगा, यही होगा। आरएनए के ऊपर जो कोड मिलेगा वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आरएनए के ऊपर ए यू ए ए सी जी जी सी जी। इसका मतलब अब इसको इसको क्रैक करना सबसे मुश्किल रहा होगा। अगर आपको आप मतलब ये एक पजल हो गई, लाइक शुरू में इसको क्रैक करना कि यार पॉलीपेप्टाइड है और उसके ऊपर सीक्वेंस है, और वो तो 20 अमीनो एसिड का चल रहा है और सीक्वेंस को उठाया जा रहा है। एक पॉइंट समझ रहे हो मेरा ये बात? एक यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखी हुई है, चलो इंग्लिश और हिंदी का तो आपको पता है। यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखी हुई है एक्स, वेलेरियन एक लैंग्वेज लिखी हुई है। अब इस लैंग्वेज को आपके सामने रख दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसके डी कोड करिए, और उसे डी कोड करके आपने जो लाइन लिखी है वो इंग्लिश में लिखी। क्लियर? उसे आपने डी कोड करके इंग्लिश में लिखा। तो सबसे मुश्किल पार्ट इसमें क्या रहा होगा? पहली बात तो ये रिलेशन क्रिएट करना कि ये जो लाइन निकल के सामने आई है इंग्लिश में, ये कहीं ना कहीं वेलेरियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। और इस लैंग्वेज में जब इसको लिखा जा रहा था तो कुछ रूल्स थे। इसके जो सिंबल्स हैं, इसके जो साइंस हैं, इसके जो लेटर्स हैं, उनका कुछ कॉम्बिनेशन इंग्लिश के लैंग्वेज को डिकोड कर रहा है। सबसे मुश्किल काम यहाँ पे होगा इसको क्रैक करना, जब आपको पता ही नहीं है कुछ भी, जब आपको कुछ भी नहीं पता है। सेम इज द कंसेप्ट हियर। ये लैंग्वेज कुछ और थी, ये 4 लेटर में चल रही है। अच्छा, यहाँ तो मुश्किल भी नहीं था। अगर आप हिंदी इंग्लिश में देखोगे ना तो लेटर्स का नंबर अच्छा खासा है। हिंदी इंग्लिश में लेटर्स का नंबर अच्छा खासा है, आप डिकोड कर सकते हो। लेकिन एक लैंग्वेज जो 4 ही लेटर्स पे चलती है, और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो आप क्या है, 4 लेटर कौन से, ए जी सी एन टी। सबसे
इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, आज तक हम एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, ठीक है, और आपने बहुत अलग अलग टाइप का टेक्स्ट बना दिया, सभी सब्जेक्ट्स का बहुत अलग अलग टाइप का टेक्स्ट बना दिया, लेकिन आपने लेटर्स किसने यूज किए हैं? 26। आपने 26 लेटर्स यूज किए हैं। आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें लेटर 4 हों और बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा खड़ी हो गई? आप समझिए इस पॉइंट को ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो मुझे प्लीज एक्सप्लेन करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको ये पॉइंट समझ में आया है। मतलब मैं जिस पॉइंट पे तुम्हें ले जाना चाह रहा हूँ वहां तुम पहुंच गए हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक लैंग्वेज के 4 ही लेटर्स थे, जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि आपके पास 26 लेटर थे, तो आपने टेक्स्ट की डाइवर्सिटी बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट कर दी। कर भी सकते हो आप, इन्फिनाइट टाइप का टेक्स्ट बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ क्या कहा कि आपके पास लेटर 4 ही हैं, 4 ही लेटर हैं आपके पास, और इस 4 लेटर्स पे बायोडाइवर्सिटी देखिए कितनी बड़ी खड़ी है। ये पॉइंट समझ में आया तो मुझे एक्सप्लेन करिए प्लीज, तो मुझे रहेगा कि ठीक है आपको समझ में आ गया। ये पॉइंट समझ में आया आपको? 4 लेटर की लैंग्वेज पे पूरी बायोडाइवर्सिटी खड़ी है, कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द मोनेरा टू मैमल। आपने जितनी डाइवर्सिटी पढ़ी है वो तो कुछ भी नहीं है, हम तो सेलेक्टेड एग्जांपल्स पढ़ते आए हैं। कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी 4 लेटर्स की लैंग्वेज पे चल रही है। पूरी अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कहानी लिखी जा रही है उसके लैंग्वेज 4 ही हैं। बोलिए, ये पॉइंट समझ में आया है आपको? नहीं, ये मतलब नहीं है इस बात का। नहीं, ये भी मतलब नहीं है इस बात का। ये पॉइंट समझ में आया? एग्जैक्टली नहीं बता रहे हो। नहीं, ये तो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये आपने आंसर नहीं बताया है। आज ना मैं एक एग्जांपल दे रहा था +1 की क्लास में ना, और एग्जांपल बहुत अच्छा था। पता, अगर आपको स्काई को ऑब्जर्व करें तो 2 तरीके हो सकते हैं कि कभी आप छत पे खड़े होकर देखो कि आसमान कैसा दिखता है, और कभी आप रूम में खड़े होकर देखो किसके थ्रू, विंडो के थ्रू, कि आसमान कैसा दिखता है। नहीं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, मैं उस टाइम मुझे भी उसी टाइम ध्यान आया ये। अगर आप आसमान को छत पे खड़े होकर देखो और आप आसमान को कमरे की खिड़की से देखो ना, तो ये विजन को लिमिट कर देती है। मतलब एक आदमी जिसने कभी आसमान नहीं देखा और वो हमेशा से कमरे में से आसमान को देखता है, तो उसे पूछो कि स्काई क्या होता है तो वो कहेगा कि विंडो की शेप का होता है। और एक आदमी जिसने सच में आसमान देखा है, उससे पूछो कि आसमान क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन में स्काई बाउंड नहीं होगा, वो कहेगा इसे बाउंड करना मुश्किल है, इसकी कोई लिमिट नहीं है दिखती मुझे। देख रहे हो आप, एक ही चीज को आप देखते हो, 2 नजरिए होते हैं। मैंने क्या कहा अभी आपको? मैंने आपको ये कहा कि स्पीसीज आप मोनेरा से पिक करिए और मैमल तक जाइए। एक बैक्टीरिया को एक मैमल से जो चीज अलग करती है वो उसका करेक्टर है। आप उस पॉइंट को शायद ध्यान से नहीं समझ पाए। एक बैक्टीरिया को जो चीज मैमल से अलग करती है वो उसका करेक्टर है।
और हर कैरेक्टर के लिए कोई प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और हर प्रोटीन के लिए कोई जीन या उसकी इंफॉर्मेशन जहाँ स्टोर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जीन 4 लैंग्वेज में ही चल रहा था मोनेरा में, और ये जीन 4 लेटर्स की लैंग्वेज में चल रहा था मैमल्स में। दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। बैक्टीरिया के पास अगर 4 लेटर की लैंग्वेज चल रही है, तो मैमल्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लैंग्वेज बदल गई है, नहीं, उनकी लैंग्वेज भी। मेरा पॉइंट जो था मतलब समझाने का वो ये था कि ये लैंग्वेज जो चल रही है डीएनए के ऊपर, सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस की फॉर्म में जो लैंग्वेज चल रही है, डीएनए में कोई डिफरेंस है सिवाय सीक्वेंस के? कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा जो पॉइंट समझाने का मतलब था वो ये था कि ये जो 4 लेटर्स पे लैंग्वेज चलती है, डीएनए में 4 लेटर्स के अलावा कुछ भी नहीं होता। उन 4 लेटर की लैंग्वेज ने इतनी वेरिएशन खड़ी कर दी, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि कोई भी स्पीसीज है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका करेक्टर, जो कि उसको उस स्पीसीज, अगर आप ह्यूमंस हैं तो कुछ करेक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप ह्यूमंस हैं, नहीं तो आप ह्यूमंस नहीं है। इट इज द करेक्टर विच इज डिफाइनिंग यू, और करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है, और प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए है या जीन है, और जीन चलता है 4 लेटर की लैंग्वेज पे। शायद अगर आप ये पॉइंट समझ पाए हो, दैट मीन्स एक ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे एक डीएनए कभी बना होगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करो, अगर मान लो पहला सेल कभी बना होगा, फर्स्ट सेल जो कभी बना होगा, उस फर्स्ट सेल के पास डीएनए आरएनए रहा होगा, तो उससे डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा बन गई है, क्योंकि फर्स्ट लिविंग सेल का एंसेस्टर सबका सेम था, डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा बन गई है। दिस इज द पॉइंट, ये आपका पॉइंट था जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, कि आज तक हम इतने एडवांस होने के बाद भी एक ऐसी लैंग्वेज नहीं बना पाए जो इतना ज्यादा वेरिएशन क्रिएट करवा दे। और वेरिएशन कितना ज्यादा है आप समझ सकते हैं, आपने डाइवर्सिटी पढ़ी है, वेरिएशन कितना ज्यादा है आप वो सब चीजें समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे डेफिनेशन के बाद, जो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे दैट इज द कि द टर्म क्रिप्टोग्राम is used for any coded messages। किसी कोडेड मैसेज के लिए टर्म क्रिप्टोग्राम यूज की जाती है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिसिफरिंग द कोड। डिसिफरिंग द कोड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोड को क्रैक कैसे किया था, क्रैकिंग। ये अभी हम बात कर रहे थे ना, एक लैंग्वेज में हम, आप एक लैंग्वेज में कोई चीज़ लिख रहे हो, उसको दूसरी लैंग्वेज में लिखते हो, तो इसमें ये सबसे मुश्किल पार्ट रहेगा कि इस लैंग्वेज की सिंबल्स की, लेटर्स की क्या अरेंजमेंट ये बनाती है। बायोलॉजिकली मतलब लैंग्वेज तो बहुत आसान रहती है, आपके सामने लिखी रहती है। अगर मैं आपको एक लैंग्वेज ऐसी दूं जो डेड हो चुकी है, बहुत कई हजार साल पहले यूज होती थी, शायद आप उसे करेक्ट कर दें, शायद, क्योंकि वो सामने लिखी हुई है। एक माइक्रोस्कोपिक चीज, मॉलिक्यूलर चीज जो आपके डीएनए पे लिखी हुई है, उसे करेक्ट करना बहुत मुश्किल रहा होगा। ठीक है, तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट की हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं थियोटिकल अप्रोच, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहे हैं। थियोटिकल अप्रोच, थियोटिकल अप्रोच किसकी थी? जॉर्ज गैमो की, साइंटिस्ट जो है एनसीईआरटी में। ये ऑलमोस्ट जितने साइंटिस्ट सब रहेंगे ना वो सारे एनसीईआरटी के हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। जॉर्ज गैमो ने प्रपोज किया था, ही प्रपोज द डायमंड कोड। इसने डायमंड कोड 1954 में प्रपोज किया था। And एक और भी थ्योरी इसने दी थी ट्रायंगल कोड की, इन 1955 में इसने ट्रायंगल कोड की एक थ्योरी दी थी। हाँ, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर जो लास्ट में भी आपने लिखा है, ह्यूज वेरिएशंस इन फिनोटाइप। ठीक है, सो इसने क्या कहा, व्हाट इज थ्योरेटिकल अप्रोच? ही प्रपोज दैट द कोड इज a combination
कोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस। कोड जो है बेसिस का कॉम्बिनेशन है, नॉट सिंगल बेस। ये जो चीज समझ में भी आ रही है, अभी जिस एग्जांपल की हम बात कर रहे थे ये वाला, अगर एक न्यूक्लियोटाइड किसी एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता तो टोटल कितने टाइप के अमीनो एसिड आप कोड कर सकते थे? 4, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड 4 ही हैं। अगर आप 2 से करते तब कितने बनते, और अगर आप 3 से करते तब कितने बनते? मेरा पॉइंट दोबारा समझाता हूं मैं। वो पॉइंट क्या है, इसने कहा कि जो कोड है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है बेसिस का, वो एक बेस नहीं है। इसका मतलब कि अगर मान लो इंफॉर्मेशन ये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इस हिसाब से तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा अमीनो एसिड आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब बेस का कॉम्बिनेशन होगा। चलो दो दो का कॉम्बिनेशन बना दो, कि ये हो सकता है कि ए और जी किसी एक को कोड करें, सी एंड टी किसी एक को कोड करें, तो मैक्सिमम 16 टाइप्स बन सकते हैं, मैक्सिमम 16 टाइप्स। अगर आप कॉम्बिनेशन किसका बनाते हो, दो का कॉम्बिनेशन बनाते हो, 2 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हो तो मैक्सिमम 16 टाइप के। लेकिन अभी भी अमीनो एसिड कितने टाइप के हैं? 20 टाइप के हैं, वो अभी भी उससे कम पड़ रहे हैं। क्लियर? तो इसने क्या सजेस्ट किया, ये थ्योरेटिकल, ये सजेशन जो है ये थ्योरेटिकल है। ही सजेस्टेड दैट कोड शुड बी ट्रिपलेट। कोड जो है ट्रिपलेट होना चाहिए, क्योंकि वो तभी 20 से ऊपर जा रहा है। क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये कहता है कि अगर ट्रिपलेट कोड रहता है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से 64 टाइप के कोडोन्स बनते हैं, जो कि ज्यादा रहेंगे किससे? 20 से। लेकिन अगर आप 2 से बनाते हो तो 16 रहता है, 1 से बनाते हो तो 4 ही रहता है। और आपके अमीनो एसिड कितने टाइप के हैं? 20 से, तो वो 20 से ज्यादा रहेगा। हाँ ठीक है, वो एग्जैक्टली नहीं बता पाया कि कौन सा कोडोन किसके लिए रहेगा, लेकिन फर्स्ट जो थ्योरेटिकल अप्रोच थी, मैं फिर बोल रहा हूँ, फर्स्ट जो थ्योरेटिकल अप्रोच थी, इसकी जो अप्रोच थी वो थ्योरेटिकल अप्रोच थी, एक्सपेरिमेंटली इसमें कुछ भी नहीं किया गया। जियोर्ज गैमो की जो अप्रोच थी, और सबसे पहले ये किसने कहा कि ट्रिपलेट कोडोन होता है? जियोर्ज गैमो ने कहा था। एक्चुअली ही कॉइन्ड द टर्म, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, ही कॉइन्ड द टर्म, उसने ही ये टर्म कॉइन की थी, कौन सी? जेनेटिक कोड। क्लियर? एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड, राइट डाउन, he also suggested the properties like triplet codon। ये भी इसी ने बताया कि जो मैसेज रहेगा वो किस में रहेगा, ये जो कोड रहेगा ये ट्रिपलेट कोडोन की फॉर्म में रहेगा। क्लियर? इसने ही डीजनरेसी के बारे में बताया। डीजनरेसी का मतलब, बारे में मतलब इसने ये कहा कि एक्चुअली क्या है कि अगर आपके कोडोन्स कितने टाइप के हो गए, 64 टाइप के कोडोन्स हो गए, लेकिन अमीनो एसिड तो 20 टाइप की हैं, तो ऐसा होगा कि कोई कोई अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेट सपोज AUG है, ये मिथ्योनाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कोड मिथ्योनाइन का है। ठीक है? तो अगर मान लो UUU है, ये किसके लिए है? फिनाइल एलेनिन के लिए है, फिनाइल एलेनिन के। एंड UUC ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फिनाइल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमीनो एसिड है ये एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो जाता है, इसको डीजनरेसी बोला जाता है। हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे ये चीज। ट्रिपलेट है, 3 का कॉम्बिनेशन है, ये तो है ट्रिपलेट है, ये 3 का कॉम्बिनेशन है। डीजनरेसी का मतलब एक अमीनो एसिड जो है, ये भी मैं यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कोलिनियरिटी, ये भी इसी ने बताया कि लीनियर होता है, ब्रांच नहीं होता, ये एक सीक्वेंस में चलता है। यूनिवर्सलिटी, कि सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है। यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि अगर बैक्टीरिया में AUG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथ्योनाइन, तो मैमल्स में भी AUG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथ्योनाइन। कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, यूनिवर्सल कोडोन होता है। लेकिन इसने एक प्रॉपर्टी इसकी गलत दी थी, इसने कहा ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट एक्सेप्शनली कुछ वायरसेस में देखा जा सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया सबसे ज्यादा। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब ये रहता है कि अगर आप एक कोड को पढ़ना स्टार्ट करें, अगर मैं आपको एक कोड दूं AUG GUG A A A, तो इसको पढ़ने के 2-3 मेथड हो सकते हैं।
पहला मेथड क्या है, फर्स्ट इज AUG, सेकंड इज GUG, थर्ड इज AA। ये आप देख रहे हैं, आप मैसेज ऐसे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए सेकंड तरीका, जो दूसरा मेथड है वो क्या है, वो है आपका AUG फर्स्ट, फिर UGG सेकंड, फिर GGU थर्ड, फिर GUG। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इसको बोला था ओवरलैपिंग। हालांकि जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग नहीं करता, इसने कहा ओवरलैपिंग करता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था, तो इसने कहा कि ओवरलैपिंग करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई थी, इसकी कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट थी। तो थ्योरेटिकल बेसिस कहा कि ट्रिपलेट होता है कोडोन, ये सब किसने एक्सप्लेन किया, ये सब एक्सप्लेन किया जियोर्ज कैमो ने। सेकंड, इसके बाद जो नाम आता है क्रिक, वॉटसन क्रिक, क्रिक एट ऑल इन 1961। इनकी स्टेटमेंट क्या थी, इनकी सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ये बताने के लिए कि कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। ठीक है, मैं फिर बात बोल रहा हूँ, इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। उसकी जो अप्रोच थी वो थ्योरेटिकल थी, इसकी सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी। एक्चुअली इसने किया क्या, बिकॉज एडिशन और डिलीशन, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एडिशन और डिलीशन, ये पॉइंट आप समझ भी जाएंगे, ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का इन DNA causes least disturbance then 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड, एक या 2 न्यूक्लियोटाइड से। ये पॉइंट मैं अभी समझाऊंगा आपको ये क्या कहा इसने, और इसने एक्सपेरिमेंट जो किया था किसमें किया था, इन T4 फेज, बैक्टीरियोफेज पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था, T4 फेज पे। इसलिए इसने कहा कि ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब समझिए क्या है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से बात। इसने कहा कि एडिशन और डिलीशन, 3 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन और डिलीशन सबसे मिनिमम डैमेज कोज करता है। देखिए समझिए इस बात को, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इंफॉर्मेशन है ATGCG AGCCC, ये इंफॉर्मेशन आपके पास, ध्यान से देखिएगा इसको। एंड अगर इस इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाए, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड फालतू ऐड कर दिया ए। अभी पहले इंफॉर्मेशन क्या थी, पहले इंफॉर्मेशन थी ATG GAG CCC, अभी पूरी इंफॉर्मेशन ही बदल गई है, AT GGA GCC। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, आपको ध्यान होगा इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला जाता है, दिस इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, ऐसे अगर आप 2 करते हो तब भी पूरा पूरा फ्रेम बदलता है, देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा फ्रेम बदलता है अगर आप 2 भी करते हो तो। लेकिन अगर आप 3 करते हो, उसने कहा 3 का डिस्टर्बेंस मिनिमम कॉज कर रहा है, अगर आप 3 करते हो तो आप देख रहे हैं मिनिमम डिस्टर्बेंस कैसे, मतलब एक अमीनो एसिड आगे एक्स्ट्रा आया, बाकी कोड सेम रहा, ATG GAG CCC। इसमें फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ है, 3 में फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ है। अब आपको ना भी पता हो कि ट्रिपलेट कोडॉन होता है, लेकिन आपको ये तो पता लग जाएगा कि अगर, अच्छा यही सेम चीज डिलीशन के साथ भी है। अगर आप देखते हो ये कोड है, अगर आपने ये पहला डिलीट कर दिया तो पूरा फ्रेम बदल गया, अगर आपने दूसरा बदल दिया तब भी पूरा फ्रेम बदल रहा है, लेकिन अगर आपने तीसरा डिलीट कर दिया तो फ्रेम में मिनिमम डिस्टर्बेंस आ रही है। अभी एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने ये देखा कि 3 का चेंज अगर आप करते हो तो मिनिमम डिस्टर्बेंस रहती है। इट मींस इन्होंने क्या कंक्लूड किया, सो द कोडोन मस्ट बी ट्रिपलेट। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी, ये जो थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी। क्रिक की एक और हाइपोथेसिस भी, क्रिक ऑल्सो प्रपोज द अडेप्टर हाइपोथेसिस।
क्रिक ने अडेप्टर हाइपोथेसिस भी दी थी। उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि ट्रांसलेशन और न्यूक्लिक एसिड के बीच में, मतलब ट्रांसलोकेशन की लोकेशन पे, ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या होता है, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल इनके बीच में रहता है, न्यूक्लिक एसिड के बीच में और ट्रांसलेशन की साइट के बीच में। हालांकि बाद में ये पता लगा कि वो टीआरएनए होता है। ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट ये था कि लेट सपोज आपका एमआरएनए बन के आ गया, ये जो है ये आपका एमआरएनए बन के आ गया, इसके ऊपर कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ इन कोड्स को पढ़ के अमीनो एसिड जोड़ा जाएगा। इन कोड के लिए कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होंगे, तो वो कह रहा है कि बीच में एक अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, इनको पढ़ता है, इस कोड को पढ़ेगा, उस कोड के हिसाब से अमीनो एसिड को पिक करके लाएगा। ऐसे दूसरा अमीनो एसिड को पढ़ा जाएगा, उसको पढ़ के दूसरा अमीनो एसिड पिक किया जाएगा। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है, इनके बीच में ये जो मॉलिक्यूल है ये अडेप्टर मॉलिक्यूल है। दिस इज द अडेप्टर मॉलिक्यूल। और अडेप्टर मॉलिक्यूल काम करता है किसके बीच में, साइट ऑफ ट्रांसलेशन एंड न्यूक्लिक एसिड के बीच में। हालांकि ये नहीं, इसने नहीं बताया था कि ये टीआरएनए होता है। जब उसे ये पूछा गया था कि ये टीआरएनए, उसे ये नहीं पता, तो उसे ये पता था कि हाँ अडेप्टर होता है, कुछ बीच में काम करता है। यहाँ तक कि पॉइंट्स पता, ये समझ में आ गए। दो पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए, वन इज द थ्योरेटिकल अप्रोच एंड अदर इज द क्रिक एंड ऑल का एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। बेटा बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अडेप्टर का जो कंसेप्ट है ना, वो ये है कि ये देखिए जो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो डीएनए है ना, डीएनए, इससे ऊपर से आरएनए बन के आया। एयूजी के लिए मिथ्योनाइन होगा अमीनो एसिड, दिस इज अमीनो एसिड मिथ्योनाइन। ऐसे जीयूजी के लिए भी कोई अमीनो एसिड होगा, ए के लिए भी कोई अमीनो एसिड होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या होती है कि कोड को पढ़ के उन अमीनो एसिड को लाइन में जोड़ते रहो, कोड को पढ़ के इन अमीनो एसिड को, जैसे जैसे आपका कोड सामने आता जा रहा है तीन तीन का, उस कोड को पढ़ते रहो और उस कोड को पढ़ के अमीनो एसिड को लाइन में जोड़ते रहो। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हो, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन और न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस के बीच में एक मॉलिक्यूल है जो ये काम कर रहा होगा, मीन्स वो पढ़ रहा होगा और न्यूक्लियोटाइड सॉरी अमीनो एसिड को पिक कर रहा होगा और जोड़ रहा होगा, उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। ये काम कौन करेगा, टीआरएनए। इसने नहीं बताया था वो टीआरएनए करेगा, इसने कहा कि अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी होता है टीआरएनए का। टीआरएनए का जो दूसरा नाम है वो अडेप्टर मॉलिक्यूल भी रहता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना, एक बच्चे ने कभी क्वेश्चन पूछा था खुराना क्या होता है, वो साइंटिस्ट का नाम था बेटा, ये साइंटिस्ट था वो, हरगोबिंद खुराना। क्लियर? सो व्हाट द फर्स्ट पॉइंट, ही डेवलप, कहाँ पे किया था उसने, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन पे, विस्कॉन्सिन, एन इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड एंड इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड केमिकल मेथड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी रहते हैं, इंडियन ओरिजिन का सेंटेंस कुछ इसलिए भी, मेथड टू डेवलप ए आरएनए मॉलिक्यूल ऑफ डिफाइंड सीक्वेंस। ये टाइम के साथ साथ आगे जैसे मूव करते जा रहे हैं, हमारी अडेप्टेशन चलती जा रही है, मतलब हमारी एडवांसमेंट चलती जा रही है। डिफाइंड सीक्वेंस आइदर होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ठीक है। इसने एक मेथड डेवलप किया जिससे आप एक आरएनए सीक्वेंस बना सकते, मतलब एक आरएनए का मॉलिक्यूल बना सकते हो अपने हिसाब के सीक्वेंस का। अब तक तो क्या था कि आप आरएनए डीएनए को आइसोलेट कर रहे थे, उनका जो भी सीक्वेंस है वो है, लेकिन इसने एक सबसे पहले मेथड डेवलप किया था जिसमें आप अपनी डिजायर्ड सीक्वेंस का आरएनए या डीएनए प्लॉट कर सकते हो। इट कैन बी होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर का मतलब उसमें सारे के सारे ए हैं, या उसमें सारे के सारे जी हैं, या उसमें सारे सारे यू हैं,
और कोपॉलीमर क्या होता है? इट इज मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट पॉलीमर, मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट पॉलीमर, या तो होमोपॉलीमर या फिर आपका कोपॉलीमर। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने सेल के बाहर डीएनए या आरएनए को खुद इन ए सेल फ्री सिस्टम अपने डिजायर्ड सीक्वेंस का बनाया था। क्लियर? ही ऑल्सो डिसिफर डिसिफर मीन्स क्रैक किया उसने द कोड ऑफ। ये मेथड क्या था वो अभी हम पढ़ेंगे। सी यू ये इसने एक अमीनो एसिड सॉरी न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाई थी। क्लियर? और ये ल्यूसिन एंड सेरिन का कोड है। ये जो कोड हुआ था ये ल्यूसिन एंड सेरिन के लिए ही कोड चल रहा था। CUC एंड UCU देन CUC देन UCU। क्लियर? तो CUC इज द कोड फॉर ल्यूसिन एंड UCU इज द कोड फॉर सेरिन। तो किसके साथ मिलकर किया था इसने काम? ये ध्यान रखिए, अकेले नहीं था ये, विद नीरनबर्ग एंड मैथ्यू, इनके साथ मिलके इसने ये काम किया था। क्लियर? सबसे पहले इसने ये तो इसके ऊपर क्वेश्चन काफी आते होते हैं। इसने सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड इसने आउट द सेल सिस्टम इसने बनाया था। क्लियर? तो इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज फॉर deciphering the genetic code, deciphering the genetic code। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। किसके साथ मिला था? विद नीरनबर्ग एंड होले। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि तीनों का नाम दिया होता है, नीरनबर्ग का भी दिया होगा, होले का भी दिया होगा, और क्वेश्चन में पूछा होगा कि कोड डिसिफर किसने किया था, तो उसमें ध्यान रखिएगा आप इसको टिक कर सकते हैं, नीरनबर्ग को मेन इन्वॉल्वमेंट इसकी थी। ठीक है, सभी अगर ऑप्शन दिए हो तो आप नीरनबर्ग के साथ जा सकते हैं कि किसने कोड डिसिफर किया था। क्लियर? एंड होले होले ने ही जो है सबसे पहले डिस्क्राइब की थी, ही डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की सबसे पहले इसी ने डिस्क्राइब की थी, जो कि दरअसल में मिसिंग मॉलिक्यूल था अडप्टर हाइपोथेसिस में। दिस वाज द मिसिंग मॉलिक्यूल ऑफ अडप्टर हाइपोथेसिस। क्रिक ने कहा था कि अडप्टर मॉलिक्यूल होता है कोई जो कि बीच में काम करता है, लेकिन उससे मैंने बताया ना, उसे नहीं पता था कि अडप्टर मॉलिक्यूल कौन है। तो ये अडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए होता है, ये सबसे पहले उसी ने बताया था, इसने हॉले ने बताया। तो दिस इज अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्लियर? कोरोना के साथ दो तीन और भी डिस्कवरी के साथ भी एसोसिएटेड है। कोरोना इज ऑल्सो नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए लाइगेज, जो मॉलिक्यूलर ग्लू है, डीएनए लाइगेज, एंड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसके काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं। क्लियर? तो उसने एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल भी बनाया था। He also synthesized a molecule of tRNA। टीआरएनए का एक मॉलिक्यूल भी इसने बनाया था। ई कोलाई का टीआरएनए था वो 1979 में, जिसमें 207 न्यूक्लियोटाइड थे, 207 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसके सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि काफी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। किसकी बात कर रहे थे हम? हरगोबिंद खुराना। नेक्स्ट इज मार्शल नीरनबर्ग। क्लियर? एंड इसके साथ था हाइनरिच मैथ्यू for the first point. He gave the first clue for codon। He gave the first clue codon। इसलिए मैंने कहा उन तीन ऑप्शन में से आप इनको
टिक कर सकते हो इस साइंटिस्ट को। सबसे पहला जो कोडोन असाइनमेंट का क्लू था वो किसने दिया था? वो इसी ने दिया था। एक्चुअली इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? इन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की चेन बनवाई जो कि होमोपॉलीमर थी। कोड डिसिफरिंग के टाइम पे एंड सो ऑन ऐसा था, ठीक है। तो इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया इन द सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फ्री सिस्टम, जो कि इकोलाई का ड्राइव किया गया था। क्लियर? सेल फ्री सिस्टम ऑफ इकोलाई फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। सेल फ्री सिस्टम क्यों किया गया? क्योंकि एक्चुअली पर्पस क्या था? पर्पस, एम तो ये था कि आप क्या करो, आप एक आरएनए बना के अपनी तरफ से और उसका प्रोटीन बनवाओ। देखो, आपको किसी भी कोड का नहीं पता, इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिएगा। आपको किसी भी कोड का नहीं पता कि 3 का कोड, आपको ये पता लगा कि 3 का कोड होता है, लेकिन कोड किस अमीनो एसिड को करता है ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो सबसे इजी क्या रहा होगा? सबसे इजी यही रहा होगा, आप क्या करो, एक एमआरएनए बनाओ जिसके ऊपर कोड ही एक है, उसके ऊपर दूसरा कोड ही नहीं है। ध्यान से समझना इसको, इसके ऊपर कोड ही एक है, यू यू यू, कोई दूसरा कोड ही नहीं चल रहा। और इससे अगर कोई पॉलीपेप्टाइड बनी तो उस पॉलीपेप्टाइड पे एक ही अमीनो एसिड बार बार रिपीट हो रहा होगा, और वो अमीनो एसिड शॉर्ट किसका होगा? ट्रिपल यू का रहेगा। ये एम था। सेल फ्री सिस्टम यूज क्यों किया? सेल फ्री सिस्टम इसलिए यूज किया क्योंकि अगर आप सेल के अंदर इस एमआरएनए को डालते हो तो हो सकता है कि दूसरी एमआरएनए भी कोई आ जाए और उसको इक्वल का सिस्टम उससे प्रोटीन बनवा दे, तो आपके रिजल्ट गड़बड़ हो सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आपको? इन्होंने क्या किया, एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बनाई जो कि होमोपॉलीमर थी और उसको सेल फ्री सिस्टम में डाल दिया, और फिर उससे बनी हुई पॉलीपेप्टाइड को पिक किया और उसका अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई कर लिया। आपके पास एटलीस्ट ट्रिपल यू का कोड आ गया। सो व्हाट इज द पॉइंट? इस पॉइंट को पहले लिखिए। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? इन विट्रो a mRNA was synthesized एक mRNA को सिंथेसिस किया गया, क्लियर, विच वाज होमोपॉलीमर, जो क्या थी? होमोपॉलीमर थी, ठीक है। किसकी? यू की। पहली तो इन्होंने यू की थी, क्लियर। और यू क्यों किया था? चलिए एक बार इसको बाद में बात करते हैं। देन द mRNA was introduced in cell-free system of protein synthesis of E. coli। किसका सिस्टम था ये? E. coli का सिस्टम था, ऑफ E. coli। उसके सेल फ्री सिस्टम में इन्होंने डाल दिया, ठीक है। अब क्यों इन्होंने क्या किया कि एक mRNA को पॉली यू पॉली सी का भी ले सकते हैं आप, वाई यू ही क्यों सिलेक्ट किया? फर्स्ट रीजन ये था कि इसमें एम्बिग्यूटी नहीं बनती कोई मैसेज की, नो एम्बिग्यूटी। ये तो था होमोपॉलीमर के लिए। होमोपॉलीमर का मतलब है कि एक से ज्यादा मैसेज निकल ही नहीं रहा। अब इसमें से क्या मैसेज निकल रहा है? इसमें से तो एक ही मैसेज निकल रहा है, ट्रिपल यू ट्रिपल यू ट्रिपल यू ट्रिपल यू। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जब आपका एक से ज्यादा मतलब निकल रहा हो किसी बात का। कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, एक ही मैसेज निकल रहा है। ये तो था पॉलीमर के लिए। दूसरा यू के लिए क्या था? प्रोटीन प्रोडक्ट जो इससे बना वो इनसोल्यूबल था, तो उसे आइसोलेट करना सेल से, सेल फ्री सिस्टम से इजी था। सो इजी टू आइसोलेट। सेल फ्री सिस्टम में ये जो प्रोटीन बना ये क्या था? इजी था। तो इससे डिसिफर हुआ, क्रैक हुआ कि जो यू 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 है ये किसके लिए कोड करता है। इससे जो चेन बनी वो चेन बनी पॉलीफिनाइल एलेनिन, इसकी चेन बनी, क्लियर। तो इसके बाद एक्सपेरिमेंट रिपीट किए गए, लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया गया, वर एक्सटेंडेड। वो किनको लेके किए गए? अब आप
बाकियों के साथ भी कर सकते हो, विद पॉली ए के साथ आप कर सकते हो, पॉली सी के साथ आप कर सकते हो। क्लियर, सभी के सभी क्या थे, होमोपॉलीमर थे। इसके बाद जैसा मैंने बताया ना, इसी साइंटिस्ट ने, इन्होंने पहले तो होमोपॉलीमर पे काम किया था, लेकिन जैसे मैंने अभी खुराना के केस में बताया था कि इन्होंने फिर नीरनबर्ग ने किसके साथ मिलकर, खुराना के साथ मिलकर हेट्रोपॉलीमर के ऊपर भी काम किया। जो सी यू का जो कंसेप्ट था, ये खुराना के साथ मिलकर किया था। क्लियर। सो इससे इनके काफी जो डाउट्स थे, जो काफी कोडोन्स थे, वो क्रैक हुए। ये पॉइंट समझ में आया? पहले ये बताइए बेटा, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सबको? लास्ट साइंटिस्ट है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ये मेथड समझ में आ गया ना, इन्होंने क्या किया था एक्चुअली? तो लास्ट जो साइंटिस्ट है बेटा, सेवरो ओकोआ। ये सभी साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसने सबसे पहले एक एंजाइम डिस्कवर किया था। तो एंजाइम आइसोलेट किया, मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज। क्लियर। आइसोलेटेड फ्रॉम, कहां से आइसोलेट किया था? बैक्टीरिया था एक, बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर वाइन लेंडाई। क्लियर। या फिर माइक्रोकोकस लाइसोडिक्टिकस। इससे इन्होंने एक एंजाइम आइसोलेट किया था। एंजाइम का नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज। क्लियर। सेल के अंदर इसका फंक्शन क्या था? इनसाइड द सेल दिस एंजाइम, नाम से ही पता लग रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, फोस्फेट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ब्रेक आरएनए। सेल के अंदर क्या था, ये आरएनए को ब्रेक कर रहा था। ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने, एक और साइंटिस्ट था मेनेगो, उसके साथ मिलके ये चीज स्टडी की। दे फाउंड लेटर ऑन दैट, along with Menego, found that outside the cell, सेल के बाहर, with high concentration of, अगर आप हाई कंसेंट्रेशन रखते हैं किसकी? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर आप राइबोन्यूक्लियोटाइड की फ्री मोनोमर्स की हाई कंसेंट्रेशन रखते हो, द रिएक्शन कुड बी, द रिएक्शन कैन बी रिवर्स। इस रिएक्शन को रिवर्स भी किया जा सकता है। रिवर्स करने का मतलब है कि ये इस, अभी तक तो मैं क्या बोल रहा था कि ये एंजाइम सेल के अंदर क्या काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक कर रहा है, वैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को ब्रेक करता है, इसका एंजाइम का काम है। लेकिन अगर आपने एंजाइमोलॉजी पढ़ी हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो एंजाइम फॉरवर्ड एक्शन करवाता है, सेम एंजाइम बैकवर्ड एक्शन भी करवाता है। इसलिए आपने बहुत बार ये भी नोटिस किया होगा कि एंजाइम का नाम बैकवर्ड रिएक्शन के बेस पे होता है, और रिएक्शन जो वो कैटलाइज करवा रहा होता है वो फॉरवर्ड करवा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एटीपीएस, एक एग्जांपल देता हूं मैं। एटीपीएस है, एटीपीएस का काम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ एटीपीएस? ये एटीपी को ब्रेक करेगा, इसके नाम से लग रहा है कि एटीपी को ब्रेक करेगा। लेकिन ये जो था, ये F0 F1 के हेड में प्रेजेंट जो एंजाइम था उसका नाम था, हालांकि उसका फंक्शन कुछ और था। उसका फंक्शन था एटीपी बनाना। इसका नाम है एटीपी, लेकिन वो एटीपी बना रहा है। जैसा मैंने कहा कि जो एंजाइम रिएक्शन फॉरवर्ड कैटलाइज करवाता है, सेम एंजाइम रिएक्शन को बैकवर्ड भी वही करवाता है, कंडीशंस बदलती हैं बस। तो सेल के अंदर ही क्या कर रहा था? आरएनए को ब्रेक कर रहा था। लेकिन सेल के बाहर ये क्या कर रहा है? आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है। क्लियर। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी? इट डजंट रिक्वायर, इस एंजाइम को नो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी टेम्पलेट। इसको कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए। क्लियर। इट इज ए टेम्पलेट
इंडिपेंडेंट एंजाइम और रैंडमली काम करता है। क्लियर, रैंडमली ये काम कर रहा था। सो दिस वाज द सेवरोक्वा, एंजाइम का नाम था ये सभी साइंटिस्ट थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसके अंदर, इन डिसफरिंग द कोड। एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा, और डाउट्स तो वैसे खैर इसमें नहीं रहेंगे, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है जो कि नीरनबर्ग को लेके है, वो पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने नीरनबर्ग का पढ़ा था मैथेई के साथ। एक पॉइंट और है, मार्शल नीरनबर्ग के साथ जो रहता है, नीरनबर्ग, ये अलग से पॉइंट लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ही है। ही प्रिपेयर्ड, जो सेल फ्री सिस्टम की हम बात कर रहे थे ना, सेल फ्री सिस्टम, वो इसी ने प्रिपेयर किया था फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो सबसे पहले इसी ने प्रिपेयर किया था। क्लियर, सो ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा। सो दीस वर द साइंटिस्ट, ये आपके साइंटिस्ट थे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम जेनेटिक कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के जेनेटिक्स कोड्स हैं, और कोशिश करूंगा हम उनके पहले तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर उनके निमोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आपको याद रह जाएंगे सारे के सारे। 64 कोडोन्स हैं, आपको एक एक का ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे, इसमें कोडोन्स का एक पूरा टेबल दिया हुआ है, 64 कोडोन्स और उनके अमीनो एसिड्स, तो उनके निमोनिक्स पढ़ेंगे और फिर उनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है बेटा। कोई डाउट है इसमें? दिस इज, ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने आंसर सही दे दिया था, तो मुझे लगा कि शायद पता होगा। देखो ऐसा है, मैंने कभी शायद आपको एक चीज समझाई होगी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो किसके ऊपर लिखे जा रहे हैं, डीएनए के ऊपर लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेल था, फर्स्ट सेल, वो हमें पता है कि क्या था, मोनेरा का था, मीन्स वो प्रोकैरियोट था। तो उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी गई थी वो सारी की सारी, तो इस इंफॉर्मेशन को मान के चलो ये बुक है एक, ये आपकी एक बुक है, ठीक है। अब जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो इस बुक के अंदर क्या हुआ, नए पेज ऐड हुए। मीन्स आप देखिए, बैक्टीरिया से प्रोटिस्ट बने, प्रोटिस्ट से फंजाई, फंजाई, आपके प्लांटी, एनिमल, ये सब निकले। अगर लाइन में देखें तो ऐसे चलेगा ना। हर बार इस बुक में क्या होता गया, कैरेक्टर्स ऐड हुए, और मैं कैरेक्टर्स की जगह यहाँ क्या लिखूं, पेज ऐड हुए। तो लेट सपोज कि कोई इंफॉर्मेशन थी, शुरू में वो इंफॉर्मेशन लिखी गई थी, इस बुक में शुरू में 100 पेजेस थे। जैसे जैसे कैरेक्टर्स का नंबर बढ़ता रहा, पेजेस का नंबर बढ़ता रहा, तो या दो काम हो सकते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक है, डीएनए रेप्लिकेशन का एक मैकेनिज्म आज आपको समझ में आया, इसको ऐसे समझिए, डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड लेट्स सपोज कि ये जो है ये 2 पेजेस में कवर हो गया। 10 साल बाद पता लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी चेंज हो गई, तो जो नई इंफॉर्मेशन है वो ऐड होगी, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हुई। लेकिन जब नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई तो हुआ ये कि पुराने वाले पेज बाहर नहीं निकाले गए। अब इस हिसाब से तो बुक का साइज बढ़ता ही रहेगा, सेम इज द कंसेप्ट। आप देखिए जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, बैक्टीरिया से लेके जब आप यूकेरियोट्स की तरफ जाते हैं तो डीएनए का साइज बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने एडवांस है उतना डीएनए का साइज बढ़ गया, कुछ पार्ट लॉस भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जो जीन शुरू में बना था, एक जीन था वो शुरू में बना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन काम की थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि कुछ म्यूटेशन हो गई और कुछ पार्ट एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि म्यूटेशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कुछ पार्ट एक्सप्रेस नहीं हुआ। और रिजल्टिंग प्रोटीन, अब शुरू वाला प्रोटीन तो पूरा बना था, ये पहला प्रोटीन था, लेकिन जो रिजल्टिंग प्रोटीन म्यूटेशन के बाद बना वो थोड़ा छोटा बना, लेकिन वो बेटर बन गया। अब इसमें हुआ ये कि जो दूसरा प्रोटीन है इसमें ये पार्ट एक्सप्रेस नहीं हुआ, और इसने ज्यादा अडेप्टेशन दे दी, ज्यादा बड़ी अडेप्टेशन दे दी। जीन में तो ये चेंज हुआ नहीं, प्रोटीन में ये चेंज हो गया। आप देख रहे हो इस बात को, जीन में इतना पार्ट एक्सप्रेस होना बंद हो गया, तो प्रोटीन में साफ तौर पे सामने आ जाएगा कि एक्सप्रेस नहीं हो रहा, और चेंज प्रोटीन बेटर अडेप्टेशन दे रहा है, तो पॉपुलेशन में इस जीन का नंबर बढ़ता रहेगा, पॉपुलेशन में इस जीन का नंबर जो है वो बढ़ता रहेगा। अब हुआ कि थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, कुछ कई हजार कई लाख सालों बाद एक और म्यूटेशन होगी, उससे क्या नया चेंज हुआ, एक पार्ट एक्सप्रेस होना बंद हो गया।
अब इससे जो तीसरे टाइप का प्रोटीन बना है वो इससे भी बेटर इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार एक्सप्रेशन में कुछ चेंज हुआ और प्रोटीन बना, वो बहुत ज़्यादा क्या था, कम अडेप्टेशन दे रहा था, तो ये जीन एक्सप्रेस मतलब ये जो इंडिविजुअल थे ये ज़्यादा फिट नहीं थे, तो इनको रिप्रोडक्शन का मौका मिला नहीं, तो ये जो चेंज था ये पॉपुलेशन में टिक नहीं पाया, इसलिए आज ये नहीं दिखता। आज हमें जो चेंज दिखते हैं वो चेंज हैं जो कि बेटर अडेप्टेशन देने लगे, इसलिए वो पॉपुलेशन में टिक गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंट्रॉन है कभी एक्सप्रेस हुआ करते थे, आज एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, तो ये आपको क्या है, प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन को पढ़ के इवोल्यूशनरी स्टडी भी की जाती है। दिस वाज आंसर। क्लियर है बेटा? तो इस लेक्चर को यहाँ तक देखिएगा, थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा इस लेक्चर को मैं, और कोई डाउट आता है तो उसी ग्रुप पे जोड़ दीजिएगा, ठीक है बेटा? माइंड अप करूँ लेक्चर को? क्लियर है सबको? ओके बेटा, ध्यान रखिएगा अपना।